गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज ये कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर को कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपका दिया हुआ प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो इसमें क्या देखना है आपको, द प्रोसेस बाय व्हिच ए लायोफोबिक सॉल्यूशन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोआगुलेशन, या बोल सकते हो कोआगुलेशन का मतलब होता है स्कंदन, ठीक है। और ये लायोफोबिक क्या होता है, ये लायोफोबिक का मतलब सॉल्वेंट हेटिंग या बोल सकते हो द्रव विरोधी, ठीक है, जो द्रव से विरोध करता हो। तो ये हम लोग इसको लायोफोबिक बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोआगुलेशन, या बोल सकते हो कोआगुलेशन को हम लोग स्कंदन बोलते हैं, बाय इलेक्ट्रोलाइट्स एज ए रिजल्ट ऑफ प्रीवियस एडिशन ऑफ लायोफिलिक। लायोफिलिक क्या होता है, सॉल्वेंट लविंग होता है। सॉल्वेंट लविंग का मतलब क्या होता है, द्रव स्नेही, ठीक है। जो स्नेह, द्रव स्नेही का मतलब द्रव से जो स्नेह करता हो या प्यार करता हो। आप प्यार कुछ और मत समझिए, स्नेह का मतलब वो किसी चीज़ से अट्रैक्शन हो, ठीक है, तो वो स्नेह होता है। ये क्या हो गया आपका, लायोफिलिक सॉल्यूशन इज नोन एज प्रोटेक्शन, ठीक है। द लायोफिलिक, यही हो गया आपका, आप बोल सकते हो द्रव स्नेही। लायोफिलिक कोलाइड यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लेस स्टेबल कोलाइड इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक है। तो इसका आप हिंदी में क्या इसको बोल सकते हो, हिंदी में आप इसको ये बोल सकते हो कि किसी भी द्रव स्नेही कोलाइड की थोड़ी मात्रा मिलाने पर द्रव विरोधी कोलाइड में मिलाने पर द्रव विरोधी कोलाइड पर्याप्त अस्थायी हो जाता है, और विद्युत अपघट्य की थोड़ी मात्रा मिलाने पर वह प्रभावित नहीं होता है। इस प्रक्रिया को द्रव विरोधी कोलाइड या बोल सकते हो प्रोटेक्शन कोलाइड का रक्षण कहलाता है, ठीक है। इसके लिए जो आप प्रयुक्त करते हो या प्रयोग करते हो, जो आपका ये द्रव स्नेही है या इसी द्रव स्नेही कोलाइड रक्षी कोलाइड कहलाता है। जो या इसमें आप यूज करते हो, ये आप लायोफिलिक या बोल सकते हो, इसको हम लोगों ने क्या बोला, द्रव स्नेही, जो आप इसको यूज करते हो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड बोलते हैं या रक्षी कोलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ भी सकता है। और दूसरा है, इसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है, जिलेटिन एक्ट एज ए कोलाइडल फॉर आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्यूशन। आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्यूशन क्या है, AS2S3। तो आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्यूशन का मतलब, जैसे आपने किया होगा आर्सेनिक का टेस्ट, या आप ऐसे ध्यान दीजिए, जिलेटिन मैंने आपको क्या बताया था, जब एल्युमिनियम का टेस्ट हम लोग कर रहे थे तो एल्युमिनियम के टेस्ट में क्या आता था, जिलेटिन कलर आता था। या जिलेटिन कलर को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप गोंद देखे होगे, जो आप पहले 1 रुपये का गोंद आता था, अब तो कलर चेंज कर दिया, कलरिंग मटेरियल मिला दिए तो कोई भी कलर, लाल पीला कुछ भी बना दे रहे हैं। पहले क्या होता था, वो गोंद का कलर कुछ ऐसा आता था, जैसे आप गम देखते हो, या मतलब जो आप देखते हो वाइट कलर, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, सीमेंट के कलर का रहता था। तो वो क्या करता है, उस तरह का आपका इसका जो ये जिलेटिन होता है उस तरह का कलर होता है, ठीक है। तो इसके बाद आपका आता है एक गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या आप बोलते हो। तो स्वर्ण संख्या आप क्या डिफाइन करते थे, गोल्ड नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड which must be added to 100 ml of gold solution to just prevent coagulation when 1 ml of 10% NaCl solution is added। इसमें क्या होता है, आप बोल सकते हो ये गोल्ड नंबर वह संख्या है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, या आप बोल सकते हो रक्षी कोलाइड को मिलीग्राम में कितना आपका, which must be added to 10 ml ऑफ 10 ml, मतलब आप बोल सकते हो 10 ml में 1 ml की बात कर रहा है। 1 ml चाहे आप बोल सकते हो या 1% बोल दो, ठीक है। 10%, जैसे आपका 10 ml में आप क्या करोगे, 1% निकालोगे, 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 1 ml आएगा ना। 10 ml का आप 10% निकालोगे तो 1 ml ही आएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ कहना चाह रहा है कि हम लोग इसमें जो कोलाइड है ये किस में ऐड करेंगे, ऐड करने पे 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन जस्ट प्रिवेंट कोआगुलेशन, या बोल सकते हो स्कंदन रोकने के लिए
ये 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन एडेड। तो इसको आप क्या करोगे, या इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, हिंदी में ये बोल सकते हो स्वर्ण संख्या रच्छी कोलाइड के मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा है, ठीक है, जो 10 मिली स्वर्ण कोलाइड का विलयन 1 मिली 10% NaCl विलयन में स्कंदन या को बोल सकते हो कोआगुलेशन रोकने में, या बोल सकते हो स्कंदन होने से क्या होती है, रोकती है, या कोआगुलेशन होने से क्या करती है, रोकती है, या स्कंदन होने से रोकती है, ठीक है। तो ये आपका गोल्ड नंबर हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है, ये इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है, जितना आपको 3-4 बता रहा हूँ। फिर इसके बाद आपका आता है हार्डी-सुलजे रूल। हार्डी-सुलजे रूल क्या कहता है, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन मोर विल बी अ कोआगुलेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम। तो ग्रेटर विल बी द वैलेंसी का मतलब, जो आप वैलेंसी देख रहे हो, वैलेंसी में जो चार्ज देखते हो आपका प्लस माइनस, वैलेंसी में वैसे भी चार्ज नहीं देखा जाता है, उसमें आपको क्या देखना है कि जो भी आपका प्लस माइनस कुल मिला के आपको ये देखना है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव में। जैसे आप कोई आयंस को तोड़ रहे हो, कोई भी आयंस है, मान लीजिए जैसे आपका एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम को आप क्या कर रहे हो, तोड़ते हो। जैसे मान लो Al2O3 कोई भी आपका है, तो उसको आप तोड़ते हो, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो प्लस वाले में जिसका चार्ज प्लस हो, सबसे बड़ा हो, ठीक है, और माइनस वाले में जिसका माइनस सबसे बड़ा हो, तो वो क्या कहलाता है, वो उसमें क्या होगा, कोलाइडल सिस्टम में क्या होगा, कोआगुलेशन पावर, या बोल सकते हो स्कंदन क्षमता, ठीक है, स्कंदन क्षमता उसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे Al ट्रिपल प्लस Ba2 प्लस K प्लस हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा Al ट्रिपल प्लस का हो जाएगा, फिर Ba2 प्लस का होगा, फिर K प्लस का होगा, क्योंकि Al ट्रिपल प्लस पे आपका 3 चार्ज है, Ba2 प्लस पे 2 चार्ज है, और K प्लस पे 1 चार्ज है। फिर इसके बाद निगेटिव वाले में जैसे मान लो FeCN6 आ गया का 4 माइनस, तो यहाँ पे 4 माइनस है, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर PO4 फास्फेट पे 3 माइनस, SO4 पे 2 माइनस, फिर क्लोराइड पे -1। ये FeOH का होल थ्राइस वाले में क्या करेंगे, इस केस में करेंगे, ठीक है, या इसमें क्या करेंगे, इसके स्कंदन के लिए, या बोल सकते हो FeOH का होल थ्राइस के स्कंदन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ करोगे। तो ये आपका हार्डी-सुलजे रूल हो गया है। 3 ये आपके पेपर में ये हो गया। फिर अभी एक आपका है टिंडल इफेक्ट, और एक आपका और है ब्राउनियन मोमेंट। बस इतना आप पढ़ के जाइएगा, इतने में से आपको पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्टिव कोलाइड, गोल्ड नंबर, हार्डी-सुलजे रूल, ठीक है। बाकी आप इमल्सन वगैरह भी पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट लिख रहे हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया? इसको मिटाते हैं। देखिए, ये ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है, इट इज़ द रैंडम और जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन,
तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये इस तरह का होता है। जैसे ये आप स्ट्रक्चर से देखिए, यहाँ पे आप लाइट इंसिडेंट करेंगे तो ये क्या होगा, जिगजैग मोशन में जाएगा। जिगजैग क्या आप जानते हो, टेढ़े मेढ़े कुरकुरे, ठीक है। तो ये क्या होगा, जिगजैग मोशन में जाएगा, ठीक है। ये किसके कारण होता है, ड्यू टू इरेगुलर बम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज में डिस्पर्सन मीडियम के कारण क्या हो जाएगा, पार्टिकल का डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो किसकी वजह से, बम्बार्डमेंट की वजह, आप बोलते हो आप कणों की क्या करते हो, बमबारी करते हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक फेज से दूसरे फेज में जब जाता है तो वहाँ पे वो अपना जो लोकेशन या बोल सकते हो उसका स्कैटरिंग टाइप का, स्कैटरिंग नहीं, जैसे बोल सकते हो यहाँ पे अगर एक यहाँ पास किया तो फिर इसके बाद ये लाइट दूसरे जगह इंसिडेंट होगी, फिर वहाँ पे जब उसका अंत वाला पॉइंट होगा तो यहाँ से फिर ये क्या होगा, इधर वापस होगा। फिर तो इस तरह ये ऐसे जिग जैग मोशन में ये चलता चला जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ब्राउनियन मोमेंट या ब्राउनी गति बोलते हैं। दूसरा आपका क्या है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, हम व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पास्ड थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ बीम कम्स विजिबल, इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो हम लोग, और ये किसकी वजह से होता है, टिंडल इफेक्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, स्कैटरिंग कराया। स्कैटरिंग कराने का मतलब आप क्या करते हो, आप जो लाइट पे क्या करते हो, बीम या बीम ऑफ लाइट होती है उससे क्या करते हो, इंसिडेंट कराते हो। तो ये क्या होता है, उसमें जाता है सॉल्यूशन, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें से क्या होगा, पहले ऐसे जाएगा, आपका ढेर सारी आपने भेजा तो वो क्या करेगा, उसको ऐसे ले जाके फिर उसके बाद फिर से वो इधर निकल जाएगा, एक इधर निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाती हैं, आपस में एक दूसरे से टकरा के अपना रास्ता चेंज कर देती हैं, फिर वो क्या हो जाती है और दिखने लगती हैं। इट इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से, या आप बोल सकते हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका दो टॉपिक था, दो ये और तीन इसके पहले हमने बताया। इसको आप पढ़ के जाइएगा, इसमें से कोई दो आपको मिल जाएंगे पेपर में, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, जितना भी चीज़ आपने पढ़ लिया है पूरा रिवीजन करके जाइएगा, गड़बड़ मत करिएगा। और एक दो चीज़ आपको और बता दे रहा हूँ, आपको करना क्या है, ठीक है। एक जो भी क्वेश्चन करोगे अच्छे से करोगे, और जो सबसे पहले आपको आ रहा होगा वो आप अटेम्प्ट करिएगा। ये नहीं कि आप कुछ भी अटेम्प्ट करिए, सबसे पहले जो आपको आ रहा होगा वो अटेम्प्ट करिएगा। और प्रयास ये करिएगा न्यूमेरिकली पार्ट आप मत छोड़ के आइएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट आप छोड़ के आओगे तो आपका ही नुकसान है। न्यूमेरिकल पार्ट आप पहले अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो भी आता है आपका आता है, दे देगा कि आपको सॉल्यूशन, टॉपिक का सॉल्यूशन में नॉर्मलिटी मोलरिटी कुछ भी दे सकता है, उसके साथ में आपको रिलेशन देता है, मोलरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन। तो वो हर साल का क्वेश्चन है, वो आता ही है। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, आपको दे देगा उसका न्यूमेरिकल, उसी का, अब उसी में से चाहे आपको नॉर्मलिटी का न्यूमेरिकल दे देगा या फिर। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप नॉर्मलिटी या जिस चीज़ का भी आप कर रहे हो उसकी यूनिट गड़बड़ मत करिएगा। यूनिट आप याद रखिएगा, गड़बड़ करोगे तो आपका ही नुकसान होना है, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे आपको क्या पता चलेगा, यूनिट अगर आपको पता हो या ना पता हो, वहीं से आप बता सकते हो कि आपका जो डेल्टा NG आएगा वो क्या आएगा। आपको तरीका बताता हूँ, ये किसी टीचर ने नहीं बताया होगा, मैंने ये आज ही अभी अभी अपने दिमाग में ऐसे, मेरे दिमाग में ऐसे स्ट्राइक किया है। आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। इसको अगर आपने नहीं नोट किया, पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं वो चीज़ बता देता हूँ। जल्दी से इसको 1 मिनट के अंदर नोट करिए, मैं फिर आपको वो ट्रिक बताता हूँ जिस ट्रिक के लिए आपको बुलाया हूँ। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ ट्रिक। हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, या स्टॉप करके, वीडियो स्टॉप करके उसका स्क्रीनशॉट लेके आप आगे बढ़ जाइएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी पेपर में मैं देखा हूँ, उससे एक मुझे आज होता है ना, जब आप प्रैक्टिस कोई चीज़ करते हो तो उससे आपको एक्सपीरियंस और मिलते हैं। तो मैं क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर रहा था,
तो मुझे क्या देखने को मिला कि आपको एक ट्रिक और, कि आपके मान लो जैसे आप डेल्टा एन जी नहीं निकाल पा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है यूनिट क्या होनी चाहिए, तो मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही करके बताता हूँ और उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। जैसे देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, ये पेपर आईडी TE110 का था। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। TE110 का न्यूमेरिकल था PCl5 इज ये PCl5 वाला नहीं। जैसे मान लीजिए आपको PCl5 दे दिया, इसका डिसोसिएशन आपने कराया, इसमें 110 में ये नहीं दिया, ये चीज़ नहीं दिया, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ इस टाइप का। मान लीजिए जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, ये दे दिया है आपको क्वेश्चन में, और आपसे बोल दिया कि जैसे क्वेश्चन में आपको दिया, तो यहाँ पे देखिए आप ऑलरेडी निकालना तो जानते ही हो, लेकिन उस क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, जैसे आपको Kc की इस रिएक्शन के लिए बोल दिया फॉर द रिएक्शन, अब यहाँ पे आपको वैल्यू दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, सपोज करने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ जो आपको Kp की वैल्यू दिया है वो आपको दे दिया 1.9 इंटू 10 के पावर 3 दे दिया है ATM इनवर्स, ठीक है। ATM इनवर्स दिया है, तो यहीं से आप क्या बता सकते हो, आपको Kp का जैसे आप यूनिट कंफर्म करना चाहते हो या Kc का यूनिट कंफर्म करना चाहते हो, तो वहाँ से आपको क्या पहचान करना है, चाहे Kp का हो चाहे Kc का हो, दोनों का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ आपने क्या देखा, ATM की पावर क्या देखा, -1 देखा। ATM की पावर जो भी यूनिट दिया है उसके पावर में आपने क्या देखा, -1, ठीक है। इसका मतलब आपका डेल्टा Ng जो आएगा वो -1 आएगा। अब देख लीजिएगा किसी भी क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ Kp की वैल्यू दिया हो या Kc का वैल्यू दिया हो, जितना उसका पावर दिया होगा। अब जैसे ATM का यहाँ प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का क्या होता है, ATM होता है, और कंसंट्रेशन का क्या होता है, या ये प्रेशर किसके टर्म था, मान लो ये Kp, तो Kp का क्या होगा, ATM हो जाएगा, ATM की पावर डेल्टा Ng, और Kc का क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng। तो Kc का क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng, ठीक है। तो यहाँ पे मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng का मतलब, जैसे यहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे निकालेंगे, बाकी आपको बताया गया है कि यहाँ आप सब ये गैसियस फॉर्म में ही है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, 1 1 2 -1 करोगे तो ये 1 ही आएगा। लेकिन इस वाले केस में देखो, यहाँ पे इस वाले केस में यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, -1, तो -1 ये गलत है, ठीक है। पहले ये जान लीजिए -1 इस केस के लिए गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप 2 -1 कर रहे हो, और जो इसमें रिएक्शन दिया हुआ था हमने उसके हिसाब से निकाला था, इसमें ये किसके लिए दिया हुआ, तो यहाँ पे आपका -1 नहीं होके यहाँ +1 होगा, ठीक है। अब देखो पहचानने का तरीका मैं कैसे बताया, यहाँ +1 क्यों है, क्योंकि ये आपका आपने निकाला 2 - 1 -1 हो गया, और ये जो वैल्यू दिया हुआ था, मैं दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूँ उसके लिए दिया गया था, हमने यहाँ से क्वेश्चन उठाया है तो हमने डायरेक्ट वही लिख दिया था। अब ये जो -1 यहाँ आ रहा था, Kp = ATM इनवर्स ये आ रहा था, यहाँ पे ये इस रिएक्शन के लिए था 2NO + Cl2, 2NoCl इसके लिए था। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके लिए Kp की वैल्यू दी हुई थी, Kp की वैल्यू 1.9 इंटू 10 की पावर -10⁻³ ATM इनवर्स, यहाँ जो ये दिया हुआ था इसके लिए दिया था, वहाँ पे कुछ और था इस वाले के लिए, तो वो हमें अभी वैल्यू फिलहाल तो याद नहीं है, 4 पॉइंट समथिंग या 2.4 ऐसे करके दिया हुआ था उसमें,
2.4 समथिंग करके पावर इंटू 10 दिया था। एटीएम था। यहाँ पे क्या है, आपका एटीएम इनवर्स दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका प्रेशर होगा या केपी का जो यूनिट होगा वो एटीएम इनवर्स दिया है। तो एटीएम इनवर्स का मतलब ये केपी यहाँ पे हम लोग निकाल के चेक कर लें तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1। तो 2 माइनस 1 करोगे, जैसे यहाँ हम लोग इसके लिए डेल्टा एन जी निकालें तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू ये प्लस 1 हो गया। और यहाँ डेल्टा एन जी निकालोगे 2 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये गड़बड़ मत करिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये गोला लगाया है कि यहाँ पे प्लस 1 होगा, यहाँ पे आपका क्या है माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से आप देख के बता सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, और यहाँ से आप देख के बता सकते हो कि ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 है। तो ये जो आपको पावर दिया हुआ है एटीएम की पावर, वो क्या हो जाएगा, ये आपका डेल्टा एन जी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया आपको। फिर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर में जो न्यूमेरिकल आता है वो किस पे आता है, केमिकल इक्विलिब्रियम पे। के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। आप गलती कहाँ करते हो, गलती मत करिएगा, क्योंकि ये चीज़ मैं इसीलिए मतलब ये कोलाइडल स्टेट चल रहा था, यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया कि इम्पोर्टेंट टॉपिक। बाकी यहाँ पे आपको इसलिए मैं ये क्लास ले रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आप गड़बड़ करके आते हो। आपके जो भी टेस्ट वगैरह हुए थे उसमें मैंने देखा काफ़ी चीज़ आप लोगों ने गलत किया है। यहाँ देखिए केपी की वैल्यू दे देता है आपको और केसी पूछता है, तो आप पहले करोगे क्या, जैसे यहाँ पे हम लोग इस वाले रिएक्शन के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ इस वाले के लिए पहले फार्मूला ऐसे डायरेक्ट आप लिखिए के सी इंटू आर टी के पावर माइनस 1 लिखिए। ठीक है, डेल्टा एन जी क्या था माइनस 1। फिर यहाँ पे आप क्या करिए के पी इक्वल्स टू के सी। अब यहाँ आर टी की पावर माइनस 1 है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ आर टी लिखो, और आपसे के सी पूछा है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे आपको के पी की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी रहेगी, आर भी आपको दिया रहेगा और टी भी आपको दिया रहेगा। ठीक है, और टी अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दे दिया, मान लो दे दिया आपको 523 में माइनस करोगे कितना आएगा 273 523 0 12 में 7 के 5। मान लो आपको दे दिया, देखो एक तो ये आर की वैल्यू ये आपको दिया रहेगा 0.08206 या 201 या 821 दे दिया रहेगा, और फिर ये आपको दिया रहेगा टी अगर आपको दे दिया 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप क्या करोगे, इसको तुरंत केल्विन में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे, केल्विन में। फिर उसके बाद आपका जैसे यहाँ पे तो केल्विन में आप चेंज करोगे, तो केल्विन में चेंज करके क्या करोगे 250 प्लस 273, तो ये क्या हो जाएगा 523 केल्विन। और जब आप उसमें जाओगे बॉम्ब कैलोरी मीटर का न्यूमेरिकल लगाओगे तो वहाँ पे आप केल्विन में नहीं चेंज करोगे, ये चीज़ ध्यान दे दीजिएगा, नहीं गड़बड़ करके आओगे। बाकी आप कैसे करोगे क्वेश्चन वगैरह जो भी करोगे, आप स्ट्रक्चर देखिए, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर अगर आप बना देते हो आपको नंबर अच्छा मिल जाता है। अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा नंबर लेना है या अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आपको क्या करना होगा, लास्ट में सब कुछ अब करके जाइएगा और पहले क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करिए जो आपको अच्छे से आ रहा हो। नहीं आप पहले वही शुरू करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या करना है, पहले न्यूमेरिकली पार्ट करके आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, 40 प्लस मिल जाएंगे आराम से। अगर आप न्यूमेरिकली पार्ट नहीं करोगे तो नंबर आप अच्छे मार्क्स लाने के एक्सपेक्टेशन आप अपना छोड़ दीजिए, या जो आप सोच के बैठे हो कि हमको मिल जाएगा कुछ भी हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आप ढंग से लिखे रहोगे, थियरी पोर्शन ज़्यादा मत अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। जब आपको नहीं आ रहा होगा न्यूमेरिकल उस टाइम पे आप क्या करोगे, थियरी वाला पोर्शन अटेम्प्ट करोगे, जिसमें मतलब न्यूमेरिकल नहीं रहता, केवल थियरी दिया रहता है। जैसे कोरोजन हो गया, कोरोजन का क्वेश्चन हो गया, या फिर आपको कोरोजन की जगह पे कोलाइडल स्टेट का आ गया, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, इस तरह का क्वेश्चन करोगे। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप पेपर में अच्छा करोगे,
ऑल दी बेस्ट सभी लोगों को, और एकदम ब्लास्ट करके आओगे, बढ़िया करके आओगे, ठीक है। सभी लोग गड़बड़ मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस पेपर में आप एकदम अच्छे मार्क्स लेके आओ। ये जो आपका केमिस्ट्री का पेपर ऐसा होता है जो आपको यहाँ से यहाँ ले जाने का काम करता है, चाहे वो किसी भी में, जेईई मेंस में उठा के देख लो, या फिर आप अपने कॉलेज का पॉलिटेक्निक में ही देख लो, आईआईटी में ही देख लो, किसी में देखोगे अगर केमिस्ट्री का आप देखते हो सीधे 90% बनता है। अगर अच्छा मेहनत किया है तो आपका 90% बनेगा, और किसी में कम पाए हो, मैकेनिक्स वगैरह में कम पाए हो, तो वो मेंटेन कर देता है। मैकेनिक्स में मान लो आपका 60% नंबर आया है, 60% का मतलब 50 में 60, मान लो जैसे 35 नंबर पाए हो या 30 नंबर पाए हो, और उसमें क्या केमिस्ट्री में कितना 45 नंबर पा गए हो, तो 45 नंबर पा गए हो तो वो मेंटेन करके तुमको कितना पहुंचा देगा, लगभग 40 के आसपास पहुंचा देगा ना, 5 उधर और 40 के 35, 35.5 के आसपास पहुंचा देगा। तो आप एवरेज देखोगे तो एवरेज आपका परसेंटेज सही हो जाएगा। लेकिन आप सोचो कि केमिस्ट्री में भी गड़बड़ करके हैं तो गड़बड़ है फिर, तो परसेंटेज तो आप एक्सपेक्टेशन अपना छोड़ दीजिएगा बिल्कुल। और मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, इतना मोटिवेट किया हूँ तो आज फिर एक बार लास्ट टाइम मोटिवेट करता हूँ, आप लोग अच्छा करके आइएगा, क्योंकि अगर आप अच्छा करके आओगे तो उससे हमारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे से करके आएंगे, कोई गड़बड़ मत करिएगा, जितना आपको आता है उतना अटेम्प्ट करिएगा, नहीं आता है तो उससे रिलेटेड कुछ लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा, टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ आपने नहीं आ रहा था तो उससे रिलेटेड कुछ तो आ रहा है इसको, तो आप वो ज़रूर क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। जहाँ बिल्कुल जैसे आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो बिल्कुल नहीं आ रहा, पूरा कॉपी छोड़ के आ रहे हो, तो वहाँ तो आपका एकदम जीरो हो गया है। और अगर आपने क्या कर दिया, क्वेश्चन थोड़ा सा भी टच कर दिया, एक आध 2 लाइन 3 लाइन लिख दिया, तो टीचर को लगेगा हाँ बच्चे ने प्रयास तो किया, प्रयास करने पर आधा नंबर 1 नंबर दे दिया। अगर आपका बैक भी आता रहेगा क्लियर हो जाएगा। वैसे केमिस्ट्री में बैक नहीं आएगा, परेशान ना होइए, क्योंकि आपने और हमने भी मेहनत किया है, तो बिल्कुल आपको केमिस्ट्री में बैक नहीं आएगा। बस ये है कि आप अच्छा कर, अब आप करके ही ना, मेरे बोलने से थोड़ी होता है कि केमिस्ट्री में नहीं आएगा बैक। हम बोल रहे हैं बैक नहीं आएगा और आप कह रहे हम पढ़ेंगे ही नहीं, बैक देखते नहीं आएगा, सर बोल रहे थे नहीं आता है, तो ऐसे थोड़ी होता है। मतलब आप अगर पढ़े हो तो नहीं आएगा, 100% कह रहा हूँ। और सभी लोग अच्छे से करके आना, और इसी के साथ आप थोड़ा सा मुस्कुरा भी दीजिए, और मुस्कुराते हुए कल जाके आप पेपर दे के आइए, और अच्छा सा माहौल बना दीजिए। और कि जब आप पेपर गेट के बाहर आप निकलो तो ये बोल के निकलो कि सुरेंद्र सर इज़ द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट सुरेंद्र सर इज़ द बेस्ट। थैंक यू, गुड नाइट।